हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज हम करेंगे क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो आपका चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग। उसमें से जितने भी एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं वो सब ही जो भी इम्पोर्टेंट है ना वो सब कुछ इसमें कवर है। इसलिए इस वीडियो को आपको कम्प्लीटली देखना है और हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो मुझसे पहले देने की कोशिश करेंगे और फाइनल स्कोर जो है आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अब आपका जो है ना एनसीईआरटी बुक में तो मनी एंड बैंकिंग का एक ही चैप्टर है, लेकिन जैसे आप और कोई रेफरेंस बुक यूज़ करेंगे तो उसमें मनी को कई सारे में मनी को अलग रखा है और बैंकिंग के चैप्टर को अलग अलग रखा है, बट उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें हमने दोनों चीज़ों को कवर करा हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि मतलब कि आपको इन चार ऑप्शन में से ये देखना है कि कौन सा बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज से बिलोंग करता है, उससे रिलेट करता है। बार्टर सिस्टम था क्या? पुराने टाइम पे जब करेंसी नहीं था तो लोग सामान के बदले में ही सामान को एक्सचेंज किया करते थे एक दूसरे से, ठीक है ना। तो हमसे यही पूछा हुआ है कि अब आपको बताना है, ऑप्शन देख लेंगे केयरफुली। डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट? बार्टर सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता था कि दो लोगों की ज़रूरतें आपस में मैच होनी चाहिए, कोइंसिडेंस होना चाहिए, तभी बार्टर सिस्टम अच्छी तरीके से हो पाता था। कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू तो वहाँ पर था नहीं। लिमिटेड एक्सचेंज हो पाता था क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती थी कि किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ चाहिए, और एक लिमिटेड एरिया में ही उन लोग एक्सचेंज कर पाते थे। तो जिस वजह से बार्टर सिस्टम से ये दोनों पॉइंट्स रिलेट करता है, ए और सी। तो हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा हो जाएगा? डी, बोथ ए एंड सी, ठीक है ना। तो ऑप्शन को केयरफुली एक ही ऑप्शन देख के आप आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि केयरफुली आप आगे बढ़ के भी देखेंगे कहीं कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं है जिसमें कि दोनों चीज़ों को मेंशन किया हुआ है, इसलिए फर्स्ट का आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडिक्वेट डेफिनेशन ऑफ मनी? मनी का जो है ना प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? एनी गुड्स विच इज कॉमनली यूज एज स्टोर ऑफ वैल्यू। कोई भी ऐसी चीज जिसको हम स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में यूज करेंगे उसे हम मनी बोल देंगे क्या? नॉट एट ऑल। कोई भी ऐसी चीज जो कि बैंक एक्सेप्ट कर ले उसे मनी बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बोल सकते। कोई भी ऐसी गुड्स विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कोई एक ऐसी चीज जिसको जो है कॉमनली हर पब्लिक उसको एक्सेप्ट करने को तैयार है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम कुछ भी खरीदेंगे तो वो सामने वाली पार्टी उस चीज़ को ले लेगा क्योंकि वो उस चीज़ से कुछ और चीज़ खरीद लेगा, तो उस चीज़ को ही हम मनी बोल सकते हैं। तो प्रॉपर डेफिनेशन जो है सेकंड का सी। नेक्स्ट है विच फंक्शन रिमूव्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स। अब देखिए कौन सा मनी, जब मनी बाद में आया, बेसिकली मनी आता ही क्यों, करेंसी आता ही क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में। तो मनी के बहुत सारी फंक्शंस है जिसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि डबल कोइंसिडेंस की जो प्रॉब्लम थी ना उसको रिमूव करने का काम करता है, ठीक है ना। तो वो हमारा क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा जरिया बना जिसकी वजह से आप डबल कोइंसिडेंस की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे सामान लूँ, तुम अपना पैसा रख लो, तुमको भैया जो चाहिए तो जो तुम जाके वो खरीद लेना, ठीक है। तो जो हमारा प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स है उसको रिमूव किसने किया? मनी का कौन सा फंक्शन ने किया? क्यों? क्योंकि मनी जो है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमारा काम करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम गवर्न्स नोट इशूइंग इन इंडिया? हमारे इंडिया के अंदर नोट इशू करने के लिए कौन सा सिस्टम हम फॉलो करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए सेंट्रल बैंक के पास पूरी पावर है कि वो नोट छाप सकती है, पर क्या ऐसी बिना बात के कितना भी नोट छाप देगी क्या? तो उसके लिए कुछ तो टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने जो है फॉलो किया है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम जिसमें से जो सेंट्रल बैंक है हमारी आरबीआई, उसको मिनिमम 200 करोड़, ठीक है ना, 200 करोड़ का जो है रिजर्व रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी एंड गोल्ड। मतलब ये 200 करोड़ जो है या तो फॉरेन करेंसी में होना चाहिए या गोल्ड में होना चाहिए, लेकिन उसमें से भी गोल्ड कम से कम 115 करोड़ होना जरूरी है, ठीक है ना। पूरा का पूरा गोल्ड रहे तो भी चलेगा, लेकिन पूरा का पूरा फॉरेन करेंसी रहे तो नहीं चलेगा, क्योंकि गोल्ड कम से कम 115 करोड़ चाहिए, ठीक है। और बाकी अगर इतना रिजर्व है ना तो फिर हमारा जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, वो कितना ही नोट छाप सकता है। छापता इसलिए नहीं है तो क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है इन इंडिया देयर आर 4 ऑल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। हमारे इंडिया के अंदर जो है मनी सप्लाई को मेजरमेंट करने के लिए 4 अल्टरनेटिव है, M1, M2, M3 एंड M4, जिसमें से आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ M1 है।
तो हमसे यही पूछा हुआ है कि M1 जो है ना एक मेजर है मनी सप्लाई का, तो उसमें किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाता है। सो आंसर इज सी ऑप्शन, करेंसी विद पीपल। लोगों के पास जितनी करेंसी है, जितने डिमांड डिपॉजिट्स हैं, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट्स को तो पब्लिक जब चाहेगी जब जाके मुंह उठा के चली जाएगी बैंक और भैया दे दो हमारा पैसा। एंड उसके अलावा जो अदर डिपॉजिट्स होते हैं रिजर्व बैंक के पास, तो उन तीनों चीज़ों को आप ऐड करोगे तो वो हमारा M1 होता है, मतलब मनी सप्लाई टोटल। हम मतलब एक बाकी मेजर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, वो आप ग्रेजुएशन में जब इकोनॉमिक्स लेंगे तब पढ़ने को मिलेगा, बट फिलहाल आपको जो है क्लास 12th में सिर्फ और सिर्फ M1 को ही पढ़ना है। नेक्स्ट है द मनी दैट इज लीगली एक्सेप्टेड बाय एवरीवन इन द इकोनॉमी। एक मतलब ऐसी मनी के भी कई इन्होंने नाम रखे हैं, कई टाइप रखे हैं, तो उसमें से ऐसी मनी जो कि हर कोई लीगली एक्सेप्ट करता है हमारी इकोनॉमी के अंदर या फिर किसी भी इकोनॉमी के अंदर, तो उस टाइप के मनी को क्या कहा जाता है, लीगल टेंडर मनी। ठीक है ना, जिसको गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है उसको सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है। एग्जांपल में देखिए, हमारे पास पुराने 500,000 के नोट थे, जैसे ही गवर्नमेंट ने उसे इलीगल किया, क्या कोई एक्सेप्ट कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं कर रहा। फिर हमारे पास नए नोट आए, उसको सब लोग एक्सेप्ट करने लगे। शुरू में आए लोग कह रहे थे परचून की तरह है, मतलब थोड़ा बच्चों जैसे बच्चे खेलते हैं उस टाइप का है, बट अल्टीमेटली क्या, जब गवर्नमेंट ने उसे लीगल ठहरा दिया तो वो सबको ही एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है द मनी इन विच कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू इज कॉल्ड। एक ऐसा मनी, इस टाइप का मनी जिसकी जो कमोडिटी वैल्यू है ना वो मनी वैल्यू के इक्वल है। लाइक मेरे पास 2 रुपये का सिक्का है, तो उसमें जितना स्टील यूज़ हुआ वो भी लगभग 2 ही रुपये के अमाउंट का यूज़ हो रहा है, तो उस टाइप के जो मनी है उसको हम बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। 7th का बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द मनी हुज इंट्रिंसिक वैल्यू इज मच लोअर देन इट्स फेस वैल्यू। एक इस टाइप का मनी जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है ना, मतलब उसकी जो रियल वैल्यू है, उस वस्तु की जो वैल्यू है ना, उसकी फेस वैल्यू से बहुत ज़्यादा कम हो, तो उस टाइप के मनी को हम क्या कहते हैं। ठीक है ना, तो उस टाइप के मनी को बोला जाता है क्रेडिट मनी। अब हमारे नोट को ही देख लो ना, इतना बड़ा 2000 का जो नोट है, उस कागज़ की क्या वैल्यू है, उसको अगर हम मतलब कि अगर मान लो गवर्नमेंट इलीगल कर दे तो वो कागज़ हमारा 10 पैसे 5 पैसे का भी नहीं रह गया, लेकिन उसकी फेस वैल्यू उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, या फिर ऐसा कहें कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ही कम है उसके फेस वैल्यू से, तो इस टाइप के मनी को हम क्रेडिट मनी बोलते हैं। तो 8th का भी आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं बैंक मनी। बैंक मनी किसको बोलते हैं, बैंक मनी टोटली डिफरेंट है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बैंक मनी वो सारे मनी है दैट इज जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है ना, मतलब जब जो जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक है ना, सब क्रेडिट क्रिएट करते हैं, तो जितना भी जनरेट होता है उस टाइम पे मनी, तो उसको हम बैंक मनी बोलते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि जितनी हमारी इकोनॉमी में मनी है वो उसके इक्वल ही हो, बल्कि वो ज़्यादा ही होता है। नेक्स्ट है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी किसको बोलते हैं, ठीक है ना, हाई पावर्ड मनी जो है वो आपका क्या होता है, करेंसी हेल्ड विद बाय द पब्लिक। जितनी भी करेंसी पब्लिक ने हेल्ड किया हुआ है, एंड कैश रिजर्व्स विद बैंक, और जो आपका जो है कैश रिजर्व जितना भी बैंक के साथ है, ठीक है ना, तो उस चीज़ को अगर हम ऐड ऑन कर देते हैं तो वही हाई पावर्ड मनी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच ऑफ दिस कंडीशन इज नीडेड फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू बिकम ए बैंक। कौन से कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बैंक बनने के लिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत सारे हैं, लेकिन बैंक अगर कोई बनता है तो उसको जो 2 कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है। फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग कि वो हमारे डिपॉजिट्स, पब्लिक के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करेगा और वो लोगों को लोन भी दिया करेगा। ठीक है ना, तो दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, इस वजह से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री। हमारे जो है देश का सबसे जो है हाईएस्ट बैंक सेंट्रल बैंक है। ठीक है ना, तो वो किस मतलब वो क्या क्या काम करता है, हमसे ये पूछा हुआ है कि उसके क्या क्या फंक्शंस है, ये आपको बताना है। एक्ट्स एज अ बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, ये सरकार की बैंक की तरह काम करता है, बिल्कुल सही बात है। करेंसी इशू करने का पूरा एकाधिकार जो है हमारे सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई को दिया हुआ है। हालांकि 1 रुपये का जो 1 रुपये का नोट है और जो सिक्के हैं वो कोई और इशू करता है, वो उस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अलावा जितने भी सारे नोट हैं वो सब कौन इशू करता है, आरबीआई। कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, और पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने का काम, सारे बैंकों पे कंट्रोल करने का काम भी हमारे सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई का ही होता है, जिस वजह से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
आगे चलते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट दी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। इनमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि सेंट्रल बैंक परफॉर्म नहीं करती है, ठीक है ना, ये हमसे पूछा हुआ है। तो देख लेते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ जनरल पब्लिक, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी जो कस्टडी, मतलब उसका भी पूरा जिम्मा किसके पास है, आरबीआई के पास ही है। बैंकर का बैंक तो है ही, करेंसी अथॉरिटी है ही, लेकिन वो किसी भी हाल में जनरल पब्लिक के पैसे को डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं करता है। इस वजह से आपका ये जो है किसी भी तरीके से सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है। हु इशू ₹1 डिनोमिनेशन करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। 1 रुपये का जो नोट है और सारे सिक्के कौन जारी करता है? तो आपको बता दें कि 1 रुपये का जो नोट और जो सिक्के हैं वो हमारे जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय इशू करती है। जो वित्त सचिव होते हैं वो उनका उस पर साइन होता है। अगर कभी आपके पास 1 रुपये का नोट हो तो आप उस पर देख सकते हो। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप विद सेंट्रल बैंक कंपल्सरी। अब इन्होंने कहा है कि टोटल डिपॉजिट जितना भी कमर्शियल बैंक के पास होता है ना, तो आरबीआई ने ऐसा नियम बना रखा है कि आपको जो है उसका कुछ परसेंटेज जो है आपको सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाना पड़ेगा। तो उस रेशो को क्या बोला जाता है, ठीक है ना, ये हमसे पूछ लिया। तो उस रेशो को बोला जाता है कैश रिजर्व रेशो, जो कि आरबीआई खुद डिसाइड करती है कि मुझे कितना रखना है कितना नहीं रखना। वो से कम या ज़्यादा भी कर सकती है। तो टोटल डिपॉजिट का वो रेशो जो कि जितने भी कमर्शियल बैंक है उसको कहाँ पे रखवाना पड़ता है, आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है। तो उस रेशो को हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। नेक्स्ट है, what refers to that portion of total deposits of a commercial bank which it has to keep with itself in the form of liquid assets। अब कौन सा वाला ऐसा रेशो है या फिर कौन सा ऐसा रेट है जो कि मतलब जितना भी बैंक के पास टोटल डिपॉजिट्स है ना कमर्शियल बैंक के पास, उसको अपने पास ही रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। मतलब उतने पैसे को, कम से कम उतना पैसा उसको लिक्विड में रखना ही पड़ेगा, उसको ना वो लोन में या उधारी में नहीं दे सकता, ठीक है। तो क्योंकि ये आरबीआई ने सारा नियम जनता के लिए बना रखे हैं। तो ये जो आपका रेशो है वो आपका क्या है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जिसको SLR भी बोलते हैं। तो CRR और आप SLR में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आपका CRR जो परसेंटेज है वो कमर्शियल बैंक किसके पास रखवाती है, वो रखवाती है आरबीआई के पास, ठीक है ना। एक परसेंटेज फिक्स होता है जो आरबीआई के पास रखना पड़ता है। जबकि जो आपका SLR है ना वो बैंक वाले खुद रखेंगे, उनके पास ही रहेगा, इटसेल्फ उनके पास ही रहेगा, लेकिन किस फॉर्म में, इन दी फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। मतलब ले देखिए, आप ये मानो कि उतना उन्हें कैश हमेशा रखना पड़ेगा, ताकि ऐसा ना हो कि किसी दिन पब्लिक जाए पैसा निकालने और वो तो बोले जी हमने तो उधारी दे दिया, हमारे पास तो है ही नहीं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो है SLR फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव्स लोन टू कमर्शियल बैंक विदाउट कोलेट्रल। अब वो कौन सा रेट है जिसपे सेंट्रल बैंक लोन देती है। सेंट्रल बैंक हमें लोन नहीं देगी, किसको देगी, कमर्शियल बैंक को देगी, बिना कोलेट्रल के। जब बिना कोलेट्रल मतलब बिना किसी चीज़ को एज अ सिक्योरिटी रखे हुए अगर सेंट्रल बैंक लोन दे देती है कमर्शियल बैंक को, तो वो इंटरेस्ट तो लेगी ना। तो उस पर्टिकुलर मतलब जिस रेट पर वो इंटरेस्ट लेगी उस रेट को क्या बोलते हैं, उस रेट को बोला जाता है बैंक रेट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव्स लोन टू कमर्शियल बैंक विद कोलेट्रल। अब सेम क्वेश्चन है, पर ये है कि अब जो सेंट्रल बैंक है ना कमर्शियल बैंक को लोन दे रही है, लेकिन ऐसे नहीं कोलेट्रल रखकर, कुछ ना कुछ जो है सिक्योरिटी के रूप में अपना सामान रख रही है, उसके बाद लोन दे रही है। तो उस पर वो जो जितना भी इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी, तो उसको हम उस पर्टिकुलर जो है वो उसको हम क्या रेट बोलेंगे, तो वो होता है हमारा रेपो रेट। तो ये बैंक रेट और रेपो रेट में फ़र्क है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अब आपसे पूछा हुआ है कि किसी भी बैंक में मतलब किसी भी कंट्री में, या आप ये कहिए कि आरबीआई ने फिक्स किया हुआ है कि CRR 4% है और SLR 16% है। तो द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर, तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बट आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक है ना। मनी मल्टीप्लायर सिंपल बताऊँ क्या होता है। मनी मल्टीप्लायर सिंपल होता है 1 में LRR, ठीक है ना, लिक्विफाइड रिजर्व रेशो। मतलब आप इस तरीके से बोल सकते हो ना कि आपका CRR और SLR अगर इन दोनों को जोड़ दो तो वो बनता है LRR। तो 1 में अगर 20% आप कर दो तो आपका जो है आंसर 20 आपका जो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर मनी मल्टीप्लायर कितना आ गया, 5।
नेक्स्ट है डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड। डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर कौन कौन से डिपॉजिट्स जो है हम इंक्लूड करते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स है जिसको जो है हम मतलब आम जनता जब चाहे चेक के थ्रू या फिर एटीएम के थ्रू जब चाहे तब निकाल सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। तो वो डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर जो है इंक्लूड होता है सेविंग अकाउंट में आपने जितना डिपॉजिट किया है और करंट अकाउंट में जितना डिपॉजिट किया वो आपका डिमांड डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट कभी भी डिमांड डिपॉजिट नहीं हो सकता, क्योंकि उसको आप जब चाहे नहीं निकाल सकते, पहले आपको उसको तुड़वाना पड़ेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। इसमें से कौन सा जो फंक्शन है वो कमर्शियल बैंक नहीं करती। कमर्शियल बैंक मतलब होपफुली आप समझते होंगे ना, एसबीआई है, पीएनबी है, ठीक है ना, जितने भी आपके एक्सिस बैंक है ये सारे के सारे कमर्शियल बैंक है। सेंट्रल बैंक तो एक ही है, सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कमर्शियल बैंक इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं करती है। मतलब 3 ऐसे फंक्शन है जो कमर्शियल बैंक करती है। हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है, लोन ऑफर करती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी हमें देती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है, जब हमारे बैंक में पैसे ना भी हो उससे ज़्यादा अगर वो हमें निकालने दे दे तो उस फैसिलिटी को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं। वो सबको तो देती नहीं है, जिसका अच्छा खासा रिकॉर्ड होता है उसी को मिलता है। तो क्या कमर्शियल बैंक सीआरआर फिक्स कर सकती है क्या? बिल्कुल नहीं, ये काम किसका है, आरबीआई का है, ठीक है ना। इसमें कमर्शियल बैंक कुछ नहीं कर सकती। नेक्स्ट है हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई इन इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर मनी सप्लाई को रेगुलेट या फिर कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ठीक है ना। तो हमारे इंडिया के अंदर जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल नहीं कर सकती। करेगा कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 22 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं 23 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। अब जो है ना आरबीआई हमारा बैठा रहता है पर वो चाहता है कि क्रेडिट पे ना हम कंट्रोल करें, तो उसके लिए 2 मेथड है। फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव मेथड, दूसरा है क्वालिटेटिव मेथड। तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है क्वांटिटेटिव मेथड नहीं है, ठीक है ना। मतलब इसमें से 3 तो क्वांटिटेटिव मेथड है, एक क्वांटिटेटिव मेथड नहीं है। अब देखिए क्वांटिटी मेथड के अंदर ना जितने भी रेशो है, सीआरआर है, एसएलआर है, वो तो है ही। बैंक रेट भी है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो भी है। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी आपके क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर आते हैं। तो बच क्या गया, मार्जिन रिक्वायरमेंट, जो कि क्वांटिटेटिव मेथड नहीं है, बल्कि ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिटेटिव मेथड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल का क्वालिटेटिव मेथड कौन सा है, ये हमसे पूछ लिया। अब हमें जो है एक अपना आंसर ढूंढना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है ना। अब देखिए क्वालिटेटिव मेथड हमसे पूछा है तो वो हमारा क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑन कंज्यूमर क्रेडिट। क्योंकि ये तीनों तो हम अभी के अभी पढ़ के आए हैं, सारे के सारे क्या है, क्वांटिटेटिव है। तो क्वालिटेटिव कौन सा है, रेस्ट्रिक्शन ऑन कंज्यूमर क्रेडिट। मतलब जो है ना लोन देने में रेस्ट्रिक्शन लगा देना। रेस्ट्रिक्शन लगा लोगे तो डेफिनेटली पहले के मुकाबले तो कम ही लोग लोन लेंगे ना। नेक्स्ट है विच इज मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है ना। क्यों करती है आरबीआई को, क्या शौक है क्या, या वो अपना दिखाना चाहती है कि हाँ मैं हूँ बॉस तो इसलिए मैं तो करूँगा कंट्रोल, ऐसा नहीं है। उसका मेन क्या है कि वो एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करके रखे, अपनी इकोनॉमी को जो है ना सही तरीके से बैलेंस करने के लिए वो क्रेडिट पे कंट्रोल करती है। मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स व्हेन सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस एसएलआर। अब क्या होता है जब सेंट्रल बैंक एसएलआर को बढ़ा देती है। मान लीजिए किसी बैंक में अब तक तो था कितना 16% एसएलआर था। अब गवर्नमेंट ने क्या देखा कि भैया बड़ी महंगाई बढ़ रही है, अब मैं क्या करूं, तो लोगों के पास बहुत पैसे आ रहे हैं, तो उनने क्या करा, अब लोगों के पास पैसे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये बैंक वाले लोन दे रहे हैं उन्हें। तो अब इन्होंने क्या किया, 16 से डायरेक्ट 26% बढ़ा दिया एसएलआर। अब कर लो भैया कितना दोगे तुम, अब जितना भी लोन दोगे 10% तो तुम कम ही दोगे ना। तो अब जनता के पास पैसा नहीं जाएगा तो ले दे के होगा क्या, मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। और जो भी हमारी इन्फ्लेशन की जब प्रॉब्लम आती है ना, तब हम चाहते हैं कि मनी सप्लाई जनता के पास कम से कम पैसा पहुंचे, ताकि वो कम चीज़ें खरीदें और फिर जो हम धीरे धीरे चीज़ों को मैनेज करें। नेक्स्ट है व्हेन द सेंट्रल बैंक सेल्स सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। जब सेंट्रल बैंक अपने सिक्योरिटी को ओपन मार्केट में सेल करती है तो कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी के साथ क्या होता है। अब देखिए सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी बेच रही है। अब भैया कोई भी इंसान जो सिक्योरिटी को खरीदता है वो डेफिनेटली चाहेगा कि गवर्नमेंट अगर बेच रही है ना तो बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, मुझे कर देना चाहिए। अब उस सिक्योरिटी को वो खरीदेगी, खरीदने के लिए पैसा पेमेंट करेगी कहाँ से, बैंक से, चेक वगैरह साइन करके, ये जैसे भी कैश निकाल के। तो क्या हुआ,
ले दे के बैंक का जो डिपॉजिट है वो कम हो गया, बैंक का डिपॉजिट कम हुआ तो वो क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी भी उसकी घट जाएगी। तो इसलिए हमारा 27 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट में अगर इंक्रीजमेंट हो जाए तो क्या होगा। अब देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट पता है क्या होता है, जैसे हम लोन लेने जाते हैं तो लोन लेने जाते हैं ना, तो हमसे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के रूप में वो रखते हैं, और फिर बदले में आप एग्जांपल सबसे अच्छा गोल्ड लोन ले लो। गोल्ड लोन के बारे में कि अगर मेरा 80,000 का उन्होंने सोना रखा है ना, तो मुझे लोन के रूप में कितना देते हैं, सिर्फ 60,000 रुपये देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मार्जिन रिक्वायरमेंट बनी रहे ताकि बाद में कुछ अनसर्टेनिटी हो तो मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये जो बीच में गैप आया ना, वही तो मार्जिन रिक्वायरमेंट है। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया कि भैया अब तो 80,000 का सोना लाओगे ना, मैं तो 40,000 ही दूंगा लोन, ठीक है, मतलब कि ऐसा कुछ फिक्स कर दिया। तो अब क्या पब्लिक ज़्यादा खरीदेगी क्या, मतलब ज़्यादा उधार लेने जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। इट रिड्यूसेस दी बोरोइंग कैपेसिटी, जिसकी वजह से बोरोइंग कैपेसिटी जो है लोगों की घट जाएगी, और साथ ही साथ मनी सप्लाई भी घटेगा। और ऐसा गवर्नमेंट कब करेगी, जब हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जैसी समस्या आई रहेगी, ठीक है ना, महंगाई बढ़ी हुई रहेगी। तो 28 का आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक में। अब क्या हमारे इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक क्या चाह रही है ना, इन्वेस्टमेंट बढ़े। इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा, जब जनता के पास पैसे जाएंगे, जनता के पास पैसा जाएगा वो इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है ना। तो अब सेंट्रल बैंक क्या करेगी, आप खुद ही सोचो ना कि लोगों के पास, जनता के पास पैसा जाना चाहिए, जनता के पास पैसा जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि बैंक वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोन दें, ठीक है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे CRR को घटा देना चाहिए, SLR को भी हम घटा सकते हैं, बैंक रेट को भी घटा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में मुझे क्या दिख रहा है, रिड्यूस करने के लिए CRR। 29 का आपका बी ऑप्शन करेंगे। मतलब हमें ऐसा काम करना है जिससे क्या हो ना, बैंक बेचारा ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे, बैंक जो है ज़्यादा लोन देगा, पब्लिक के पास पैसा पहुँचेगी, पब्लिक के पास पैसा पहुँचेगी तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है ना। तो 29 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब इतना सब कुछ देखने के बाद होपफुली आप क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जो है ना बहुत अच्छे से दोगे, और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दोगे कि हाँ पर्टिकुलर जो भी आंसर है ना वो क्यों है, और इस चीज़ को होने से अगर ये आंसर है तो इसकी वजह से क्या होगा क्या होगा क्या होगा, इस तरीके से जो है ना आपको बताना है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द मनी सप्लाई। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, ठीक है ना। हम क्या चाह रहे हैं कि जनता के पास पैसा जाए, तो ठीक है ना। अब हम क्या क्या करेंगे वो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके जो है चैनल के साथ जुड़ जाइए, और अपने सभी दोस्तों के साथ गाइस इसको जो है ना अटेम्प्ट करिए, साथ में जब आप करेंगे ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और इसका क्या करती हूँ मैं, आपका PDF जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, वहाँ से डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट अगर निकाल के अगर आप इसको खुद अटैम्प्ट करेंगे तो उसमें आपको जो है ज़्यादा अच्छा लगेगा, और चीज़ें जो है बहुत जल्दी याद हो जाएंगी।